एसी जरा कर दोगे जरा इसे थोड़ा सा नीचे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन मुरल एक बार फिर आप सभी का रोजगार विद अंकित चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई अपनी निरंतर एवं बहुत अच्छे सही ढंग से सही रास्ते पर चलकर कर रहे होंगे। मैं आपसे इसी कामना को करते हुए अपने टॉपिक पर आता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, चोट का प्रभाव है तो सही तरीके से ना हाथ काम कर पा रहे हैं ना पैर काम कर पा रहे हैं, फिर भी आपके सामने जिसे कहते हैं ना, एक कोई बंदा आ गया सामने मोटिवेशनल स्पीच देने वाला। अब स्पीच देने का काम तो राजनेताओं का होता है। अब हम स्पीच दूं, तुम्हारी 15 मिनट ख़राब करूं तो क्लास की मज़ेदारी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। दोस्तों, हमारा चल रहा है करंट, और करंट के माध्यम से जो टॉपिक चल रहे थे, मैं दरअसल में किसी भी टॉपिक की आपको पीडीएफ नहीं देना चाहता हूँ। उसका क्या है कारण दोस्तों, अगर पीडीएफ से पढ़ाना हो तो बोर्ड पे छापो और कोई भी आके पढ़ाने लग जाओ। दोस्तों, अपनी लैंग्वेज में मैं हर चीज़ को आपको ढालने की कोशिश करता हूँ। अभी आप जानते हैं 2020 या 19 में एक चर्चित पुस्तकें रही हैं कुछ, इसरो के आगामी मिशन कह सकता हूँ, आगामी प्लान कह सकता हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप जानते हैं मैंने अभी कराया था आपको 2 दिन पहले की क्लास में कराया था कि बताइए हमारे इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। मैंने अभी आपको 2 दिन पहले ही क्लास में बताया था, तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे इस सवाल का आंसर बताएंगे। दोस्तों, एक एक चीज़ जो बोर्ड पे मैं आपको लिखा हूँ आज और जो कल की क्लास में आपको कराया था, निवेदन आपसे यही रहेगा। आप ये समझो, मैं अपने आप को क्या खैर कहूँ, लोहा कहूँ कि बिल्कुल जम के खड़ा हो गया। बहुत से तुम्हारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि गुरुजी दिल पिघल जाता है जब आप सामने खड़े हो, तो इस तरीके से मुझे बहुत रोना आता है। प्लीज़ यार ऐसा ना करिए, आप प्लीज़ मत रोइए। आप से मेरी विनम्र विनती ये है, ये तो चोट वोट चलती रहेगी, ठीक हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल परसों 1-2 दिन छुट्टी मारेंगे, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल आपसे मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि बहुत अच्छे से ढंग से अपनी तैयारी को कीजिए। दोस्तों, चलते हैं आप अपने करंट के टॉपिक की तरफ, और टॉपिक आपके सामने लिखा है। दोस्तों, पहले समझा दूं आपको, 20वीं पशुधन गणना। इसके बाद में दूसरा टॉपिक जो मैंने लिखा है, चर्चित पुस्तकें एवं उनके लेखक, और तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इसरो का आगामी मिशन। दोस्त, पहले इसे आपको समझाना चाहता हूं, ये चीज होती क्या है, पशुपालन क्या है। देखो, समझने की कोशिश करना, बहुत मोटे अक्षरों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको दिखाई दे रहा होगा सबको बहुत अच्छे ढंग में। तो पहले मैं आपको आज ये समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये हमारा जो मैंने वर्ड आपके सामने लिखा है, पशुपालन। पशुपालन क्या है, हम कब से पशुपालन कर रहे हैं। भाई सीधी सी बात ये है कि हमारे यहाँ पे अगर पशुपालन है, पशुओं का पालन हम करते हैं, तो वो कब से किया जा रहा है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से ही, मान लीजिए भारत में प्राचीन काल से ही पशुओं का पालन शुरू रहा। और भारत में जो प्रथम पालतू पशु बनाए गए, ये आप कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि जब मैंने आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाया था तब बहुत अच्छे से बताया था। अब सीधी सी बात है दोस्तों, अगर पशुपालन होगा तो खेती भी जरूर होगी, सीधी सी बात है। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ऊपर सब साफ शब्दों में लिखा है, मैं कभी पीडीएफ से पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस समय ना आगे हुआ जा रहा ना पीछे हुआ जा रहा है, एक जगह खड़े होकर आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऊपर खूब अच्छे से लिखा है कि सभ्यता के प्रारंभ से ही, किस सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभ से ही कृषि के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास मानव जीवन का अभिन्न अंग रही है। हमारे यहाँ पर 3 अभिंग रहे हैं, क्या, एक आपका कृषि, दूसरा आपका पशुपालन, तीसरा आपका मत्स्य पालन और चौथा डेयरी। दोस्तों, आपको यहाँ कृषि पर रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए। कृषि बहुत प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मिश्रित खेती क्या होती है। दोस्तों, समझने की कोशिश करना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा हूँ छोटा सा कि बताइए मिश्रित खेती क्या होती है। तो दोस्तों, जवाब आपको क्या देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर मैं आपसे पहले 1 मिनट आपका वेट कर रहा हूँ, दोस्त बताने की कोशिश कीजिए। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ भी रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि सबसे पहले मिश्रित खेती है क्या। क्या आलू के साथ सरसों बो दूं वो मिश्रित खेती है, या गेहूं में सरसों डाल दूं वो मिश्रित खेती है। आपसे पूछ रहा हूं कि मिश्रित खेती होती क्या है। तो आप एक बात में आंसर देंगे, जहां पर
कृषि के साथ साथ, दोस्तों प्यार से समझना, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता हो। अब आएगी बात समझ में। क्या मैं आपसे कह रहा हूं, पहले तो ये देखो, खेती तो हमें पता थी, कृषि तो पता थी, क्या हो गया? लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर कल आपसे यही पूछेगा कि कृषि क्या होती है। वो आपसे क्वेश्चन दूसरा भी पूछ सकता है। ये तो पक्का है कि सभ्यता से कि प्रारंभ से ही हम लोग कृषि करते रहे, हम लोग पशुपालन करते रहे, हम लोगों ने सारे काम किए, मत्स्य पालन किया, मछली चाहे वो खाने के लिए किया हो, चाहे वो हमने व्यापार के लिए किया हो, लेकिन वो हमारी अभिनंग रही। लेकिन जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, मिश्रित खेती क्या होती है। यार दोस्तों बड़ा ही दिक्कत हो रही है, ना आगे ना पीछे हो जा रहा है, लेकिन चलो आज लास्ट क्लास करते हैं। टॉपिक हमारे सामने मिश्रित खेती था, याद रखना दोस्तों। मैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा कि बताइए मिश्रित खेती क्या होती है, तो आप आंसर क्या देंगे? जहां कृषि के साथ साथ पशुपालन की जाती हो वो मिश्रित खेती होती है। लगभग 10% बच्चा इस सवाल का गलत आंसर दे देता है। अब हम बच्चा कहता है भी अच्छा नहीं लगता, हमारा कोई भाई या बहन गलत आंसर दे देते हैं, गुरुजी आलू के साथ टमाटर बो दो, वो मिश्रित। अरे यार वो मिश्रित खेती कैसे हो जाएगी? आप कहते हो जी गुरुजी गन्ने के साथ में आप सरसों, जैसा आपने गांव में देखा भी होगा कि जब ईख बोती है तो उसके साइडों में होता है क्या, हम लोग अरहर डाल देते हैं, और हम लोग उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि ईख के बिल्कुल साथ साथ में ही हम एक पेड़े के साथ साथ में ही हम लोग क्या है सरसों डाल देते हैं। तो जहां दो फसल उगाई जा रही है वो मिश्रित खेती नहीं कहलाती है। सीधी सी बात है, जो आदमी कृषि करेगा वो पशुपालन जरूर करेगा, और पशुपालन करेगा तो कृषि करेगा, तो पशुपालन का संबंध हो गया कृषि से। मिश्रित खेती का मतलब पशुओं के साथ साथ कृषि करना। बात क्लियर? या खेती के साथ पशुपालन करना। अगर इतनी बात क्लियर होती है, फिर देखिए, जलवायु और संस्कृति की अनुकूलता के कारण पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्य पालन ने भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप जानते हैं ये कुछ सेक्टरों में बटे होंगे, कौन कौन सा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय कौन सा होते हैं, कहाँ से कितना इनकम का स्रोत होता है, वो हर एक चीज बताई जाएगी। पशुधन उत्पाद और कृषि का आपस में गहरा संबंध रहा है। भाई पशु होंगे तो कृषि हम तभी करेंगे, और कृषि कर रहे हैं तो पशु तरह करेंगे। और ये बात ध्यान रखना, जब मनुष्य कृषि करना शुरू कर देगा और जब मनुष्य कृषि करना शुरू कर देगा, पशु पालना शुरू कर देगा, तब मनुष्य स्थायी भी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब मैं आपसे पूछूंगा कि मनुष्य कब से स्थायी हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, भारत के पास पशुधन विशाल संपदा है जिसकी ग्रामीणों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत बड़ी अहमियत रही है। मतलब मैंने आपको बताया था, और गांधी जी ने भी ये बात कही थी कि भारत की आत्मा तो गांवों में बसती है। इन्होंने क्या बात कही है? जिसकी ग्रामीण सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में बड़ी अहम भूमिका रही है। किसकी? मतलब अगर ग्रामीणों की स्थिति को सुधारा है तो वो किसने सुधारा दोस्त? वो कृषि ने सुधारा है। बताओ ये बात समझ में आई हो तो यस या नो का आंसर दो कि भैया समझ में आया या नहीं आया। इसके बाद में जब हम आगे चलें तो आगे देखो दोस्तों, फिर एक टॉपिक लिखा है आपके सामने। वो कौन सा टॉपिक है? टॉपिक है 20वीं पशुधन गणना। इसमें डायरेक्ट मैंने आपको फैक्ट लिखे हैं, और फैक्ट भी ज़्यादा नहीं है, 10 या 12 ही फैक्ट हैं आपको जो पढ़ने हैं। वो देख लीजिए कौन कौन से फैक्ट हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, वो मैं ही लिखे हैं। पशुधन गणना 2017-18 के अनुसार देश में कुल आबादी पशुधन की जो थी वो 553.78 मिलियन है, जिसमें पशुधन गणना 2012 की तुलना में 4.6 वृद्धि हुई है। ये बात ध्यान रखना कि 12 से 18 तक आने में जो वृद्धि हो गई है वो 4.6% की हुई है। ध्यान रखोगे दोस्तों। अब बात करेंगे कि इसमें देश में राज्य कौन आगे रहा, कौन राज्य इसमें पीछे रहा। सीधी सी बात है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए दूध उत्पादक में कौन देश आगे। अब जहां पशु ज्यादा होंगे वही तो होगा। अब गोबर उत्पादक में कौन है, तो सीधी सी बात है जहां पे दो पशु ज्यादा होंगे वहीं तो होगा। तो तुम खुद इनका आंसर निकालोगे। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में पशुओं की संख्या में सर्वाधिक 23% वृद्धि हुई है। एक राज्य में 23% वृद्धि हो गई, जबकि दूसरे स्थान पर तेलंगाना है जहां पर 22% वृद्धि हुई है। देखिए दो राज्यों में बिल्कुल होड़ रही कि हमारे यहाँ पे ज्यादा पशु या यहाँ पर, तो यहाँ 23% और यहाँ पर रहे 22%। देश में कुल मवेशियों की संख्या जो पिछले 12 से और 18 में आई वो 0.8% में वृद्धि रही। अब कई क्वेश्चन आपसे दो पूछ सकता है दोस्तों। क्या क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि बताइए पश्चिम बंगाल में पशुओं की संख्या कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, या अगर आपने ये रट लिया तो आपसे पूछेगा बताइए दूसरे स्थान पर कौन रहा।
तो दोस्त इसका आंसर आप बिल्कुल सही देंगे। देश में कुल मवेशियों की संख्या कितनी रही दोस्तों, कितनी वृद्धि हुई, तो आप आंसर देंगे 0.8% की वृद्धि होती है। अब आपसे ये पूछेगा कि बताइए मवेशियां सबसे अधिक किस राज्य में तो कमी हुई और किस राज्य में बढ़ोतरी हुई। तो हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं भैया, मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, आप पता नहीं किस स्टेट से पढ़ रहे हैं, बिहार से, एमपी से, राजस्थान, पता नहीं किस राज्य से आप पढ़ रहे हैं। मेरे बहन और भाई हो आप, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन यूपी और पश्चिम बंगाल आपने देखना है। उत्तर प्रदेश में मवेशियों की संख्या सर्वाधिक कमी में हुई, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कमी हुई मवेशियों में, वो कहाँ पर हुई। अब सीधा सा सवाल है, पशु सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुए, जो पश्चिम बंगाल में, तो उनके मवेशी भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर बड़े होंगे भाई, जो पशु रखेगा मवेशी वहीं तो होंगे ज़्यादा। तो आंसर पशु और मवेशी दोनों ही आंसर आपको देने हैं पश्चिम बंगाल। और भैया ये भी ध्यान रखना, जो वृद्धि हो जाती है वो होती है 15%, और अगर पशुओं की बात करता है, पशु कितने परसेंट बढ़े, तो वो ध्यान रखना 23% बढ़े। तो दोनों क्वेश्चन मुझे लगता है आपके क्लियर हो गए होंगे। बात क्लियर, आगे चले। आगे चलने के बाद में हमें कुछ और मिलता है यहाँ पे, 4 क्वेश्चन 5 और आपके सामने रह गए दोस्तों, बस इन्हें देख लीजिए एक बार। इसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं आज हम, और एक ट्रिक के माध्यम से कुछ आपको सिखाऊंगा। कल परसों 2 दिन से ट्रिक ही चल रही है दोस्तों क्लास में, क्योंकि सही से खड़ा ना हो जाने के कारण हम लोग बीच में, आपको होता क्या है, PDF लगानी पड़ रही है 2 दिन से। ठीक है, चलिए, बहुत प्यार के साथ में टॉपिक चल रहा है। अब पशुधन के क्षेत्र में सतत और दीर्घकालीन विकास के लिए 2014-15 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पशुधन मिशन की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए राष्ट्रीय पशुधन मिशन की स्थापना कब हुई थी और ये कहाँ की गई थी दोस्त। तो ध्यान रखना, ये गोकुल ग्राम में की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, राष्ट्रीय पशुधन मिशन की स्थापना आपसे पूछना चाहे कि वो कहाँ पर हुई थी, तो ध्यान रखना दोस्तों, वो गोकुल ग्राम में की गई थी। मुझे लगता है कि ये चीज़, ये क्वेश्चन अब आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या खेती क्या होती है, ग्रामीणों की स्थिति सुधारने में सबसे ज़्यादा योगदान कृषि का रहा। मिश्रित खेती क्या होती है, मुझे नहीं लगता कि आप इसमें आप गलत कर पाओगे। मवेशियों की संख्या कहाँ पर कमी रही उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ पर हुआ, पशु की बढ़ोतरी कहाँ पर हुई, पश्चिम बंगाल में। कितने परसेंट, 23%। दूसरे परसेंट में कौन सा स्टेट रहता है, तो आप तेलंगाना कह सकते हैं। कितने परसेंट, 22%। आपसे पूछता हो कि बताइए मवेशी सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर बढ़ी, तो आप आंसर दे सकते हैं पश्चिम बंगाल। आपसे फिर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है क्या, कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन की जो स्थापना की गई थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2014-15 में की गई थी दोस्त। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए वो कहाँ पर की गई थी, तो आप आंसर दे सकते हैं गोकुल गांव में की गई थी। अब तक सिर्फ मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है आपको, जो फिर मैं हाथ जोड़ के विनती करके बोल रहा हूँ दोस्त मेरे, क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि बताइए भारत में, क्वेश्चन फिर बोल रहा हूँ आपके लिए कि बताइए भारत में मिश्रित खेती क्या होती है, या कहीं भी मिश्रित खेती क्या होती है। तो आप आंसर एक ही देंगे, जहां पर कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता हो मेरे दोस्त, वो मिश्रित खेती होती है। बात क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरी बात में 4 क्वेश्चन और आपके लिए है। केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये क्वेश्चन, और राष्ट्रीय पशुधन मिशन की स्थापना 2014-15 जो कि गोकुल में की गई थी। इसने ग्रीन मिल्क का विकास किया है, ग्रीन मिल्क का विकास किया है। इसका रंग दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद होता है दोस्तों। इसका ग्रीन मिल्क का विकास किया है जिसका रंग दूध की तरह सफ़ेद होता है। आपने देखा हो, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि दूध का रंग हल्का पीला होता है क्यों, दूध का रंग हल्का सा पीला होता है क्यों। क्वेश्चन ये नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, या वीडियो के अंत में बताऊंगा, या मुझे आप कमेंट्स करके बताएंगे दोस्तों। बिल्कुल इसी तरीके से सटीक बैठना है और क्वेश्चन पे बिल्कुल नज़र रखनी है। जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो बिल्कुल प्यार के साथ में आ जाइए भैया। अब क्वेश्चन 3 और बचे हैं बस आपके, उन्हें और देख लीजिए आप क्या क्या। भारत में या देश का पहला रोबोटिक डेयरी प्लांट, फिर दोबारा सुनिए, देश का पहला रोबोटिक डेयरी प्लांट महाराष्ट्र के विरार क्षेत्र में स्थापित किया है।
जो कि पूर्ण रूप से रोबोटिक प्रक्रिया पर आधारित है। तो एक क्वेश्चन हमारा और आ गया क्या कि देश का पहला रोबोटिक प्लान कहां पर बना है, तो आप आंसर देंगे महाराष्ट्र में बना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, वो पूर्णतः रोबोटिक प्रक्रिया पर आधारित है। ये नहीं कि थोड़ा बहुत हो या 10% या 5%, 100% रोबोटिक प्रक्रिया पर आधारित है। दोस्तों यहां तक बात क्लियर हो रही है। चलिए, पशुओं में जो प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग दी जाती है वो फार्मिंग संज्ञा दी जाती है, हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। डेयरी प्लांट कहाँ पर खुला है, विरार क्षेत्र में स्थापित किया गया है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक कहते हैं ना कि बीमार व्यक्ति सामने खड़ा होकर स्पीच दे रहा, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखते हुए अपने पढ़ाई से रिलेटेड कोई दूसरी बात आपस में नहीं करनी है। जो लोग आपस में कमेंट्स में बात करते हैं वो अपनी पढ़ाई से भटक जाते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स भी कम करें, अपनी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। चलिए यहाँ तक बात हमारी क्लियर हो जाती है। तो एक टॉपिक फिर आता है, 1989 में इलाहाबाद में देश में प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म, अंग्रेज, ये गलत लिख दिया यहाँ पे थोड़ा सा, ये लाइन हमारी गलत हो गई। 1989 ये 1889 होगा। वो इलाहाबाद में देश का प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। देश में आज 7 प्रमुख केंद्रीय पशुधन केंद्र है। दोस्तों ये बात आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो महाराष्ट्र से क्वेश्चन आ सकता है, एक पश्चिम बंगाल से क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ दोस्त कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। चलो, ये 7 वो केंद्र हैं आपके लिए जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। लेकिन उससे पहले जो हम शुरुआत करते हैं, हमने शुरुआत की थी पशुधन से। पशुधन गणना की जब हमने बात की थी तो सबसे ज़्यादा अगर पशुओं की बात की तो पहले नंबर पर आंसर दिया था पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पर अगर बात की थी तो दिया था तेलंगाना। अगर आपसे परसेंटेज की बात करता हो दोस्तों तो ये 23% रहा था, और अगर इनकी बात करता हो तो ये 22% रहा था। फर्स्ट पोजीशन इनकी थी, सेकंड पोजीशन इनकी थी। अगर मवेशियों में वृद्धि और कमी की बात करता हो तो उत्तर प्रदेश में मवेशियों में कमी हुई थी और पश्चिम बंगाल में आपकी 15% मवेशियों में वृद्धि हुई थी। सिर्फ यही तो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए। इसके बाद में वो कौन कौन से 7 स्थल हैं उन्हें देख लीजिए। पहला सूरतगढ़, सूरत का नाम आते ही आप समझ लीजिए। और दूसरा आपका आ गया चिपलीमा उड़ीसा, सुनवेड़ा उड़ीसा। आराम से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत प्यार के साथ में, मैं साइड से हो गया हूँ। धमरोड गुजरात में, हैसरगट्टा कर्नाटक में, अलमाड़ी तमिलनाडु में, और अंदेश नगर ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वो अंदेश नगर है, जिसे आप मेरे कहने से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे बड़े भाई द्वारा पढ़ाई गई चीज़ आपको पसंद आ रही हो। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा कुछ नहीं है, ये सब परिवार आप ही का है, आप ही की देन है। इसके बाद में आगे चलते हुए दोस्तों आगे चलते हैं, आपके लिए फिर 5 क्वेश्चन फिर हो रहे हैं आज के लिए, और इसके बाद में फिर चलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। वो नेक्स्ट क्लास क्या होगी वो भी आपको बिल्कुल एक कहानी के माध्यम से बताया जाएगा। दोस्तों वो देखिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किसानों के लिए, सुनना 1 मिनट, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किसानों के लिए मोबाइल ऐप पशु पोषण का शुभारंभ किया है। क्योंकि हमें यही पता नहीं होती है कि भैंस को या गाय को, कोई भी पशु है, उसे कितनी डाइट देनी है। हमें तो अपनी डाइट के बारे में नहीं पता कि अब खाना क्या, घर में जो बन गया वही खा लिया। एक डाइट होती है, मान लीजिए पशुओं को किस स्थिति में कितना सामान ये खाने के लिए उसे दिया जाना है, ये एक डाइट का रूप आ गया है। अब यहाँ पे इस ऐप की मदद से किसानों को पशु आहार संतुलन के बारे में जानकारी मिलेगी एवं आवश्यकता के अनुसार ही खिला पाएंगे। मान लीजिए उसे जरूरी इस समय पानी की जरूरत है, हम उसे सीधी सी बात है चने खवा रहे हैं, चल भाई भाग भैंसे अब तुझे रेस में लगाना है, तो सीधी सी बात है वहां तो नुकसान होना ही होना है। दोस्तों आगे चलते हैं, छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है क्या, राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में 1996 में स्थापित किया गया था। आप मेरे कहने से इसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करके लिख सकते हैं। हो गई हो तो आगे देखिए, पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय फरीदाबाद हरियाणा में है अवस्थित। दूसरी बात,
राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जबलपुर मध्य प्रदेश में है। आपको 3 संस्थानों के नाम याद रखने होंगे। पहला तो कौन सा, तीनों के नाम एक बार आपको बता देता हूं। राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, जिसकी स्थापना 1996 में की जाती है। दूसरा, पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय फरीदाबाद, जो कि इस समय हरियाणा में स्थित है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जो कि आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आपको ये क्लास पसंद आई होगी और इस क्लास में जो मैंने आपको टॉपिक कराए हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी तरीके से आपकी जो क्लास है वो क्लास चलती रहेगी और मैं जब तक भी कंडीशन यही रहेगी दोस्तों, 3-4 दिन आपको इसी तरीके से लगातार क्लास मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगली क्लास में इसी प्यारी आवाज़ के साथ, इसी एक अच्छे दबंगपन स्टाइल के साथ। टूटे फूटे कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों का इसी तरीके से प्यार बना रहेगा, टूट भी जाऊँगा, बिखर भी जाऊँगा, लेकिन निखर के एक दिन ज़रूर आऊँगा। ये बात ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।